हेलो स्टूडेंट्स, 12th इंग्लिश मीडियम। आज आपका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपने जो 10th में चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया है वही हम यहाँ पर बेसिक से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में पार्ट 1 की जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके बारे में बता देता हूँ कि उसका एक सिंपल सा बाइफर्केशन कैसे किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पूरा जो आपका पार्ट 1 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो चार्जेस के ऊपर बेस्ड है ना। तो चार्जेस के हिसाब से अगर वो मूव हो रहे हैं, वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, रेस्ट पर हैं, एक्सलेट हो रहे हैं, तो इन सभी की वजह से उसका बाइफर्केशन सिंपल सा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्ट है वो पूरा अगर लिखना है तो ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट है। ये जो आपका पूरा पार्ट 1 है एनसीईआरटी का, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके भी 3 पार्ट बन रहे हैं। किससे बनेंगे? तो आपके चार्ज के हिसाब से, चार्ज किस तरह से आपका रखा हुआ है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है या फिर एक्सलेट हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो 2 तरीके होंगे उसके। तो सबसे पहले जो बाइफर्केशन है सिंपल सा, उसको कहा जाता है चार्ज इज एट रेस्ट। एट लिख देते हैं यहाँ पर, चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, मतलब चार्ज मूव नहीं हो रहा है। तब आप जो फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि चार्ज जो है आपका रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है। अब सेकंड बाइफर्केशन ऐसा है कि आपका चार्ज मोशन कर रहा है, तो मतलब ऐसे लिखूंगा मैं, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। अब चार्ज वेलोसिटी गेन कर रहा है तो उसके 2 तरीके स्टूडेंट आप सबको बताएं कि चार्ज वेलोसिटी गेन करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है या फिर उसकी वेलोसिटी जो है एक्सलेट भी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी का कांस्टेंट होना मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट है आपका मैग्नेटिज्म, ये। उसके बाद चार्ज इज मूविंग, यहां भी चार्ज आपका मूव हो रहा है, चार्ज इज मूविंग, लेकिन यहां पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब जैसे यहां पर एक्सेलरेशन जीरो था, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब आपका चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब भी एक्सेलरेट करेगा तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में वेव्स वाला चैप्टर में मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे आपने सुना होगा, वहां पर आपने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम सुना होगा। यहाँ पर हम डिटेल में इसका स्टडी करने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा आपका लास्ट चैप्टर है यहाँ पर। तो ये जो सिंपल सा बाइफर्केशन है उसी पर डिपेंड है आपकी एनसीईआरटी का पार्ट 1 पूरी बुक। चार्ज इज रेस्ट में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर के बारे में सेकंड चैप्टर में डिस्कशन, उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर फोर्थ चैप्टर में जैसे आएंगे चार्ज को दौड़ाने लगेंगे। चार्ज को दौड़ाने की वजह से आप सबको पता है कि मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, 10th स्टैंडर्ड में ऐसा सीखे हुए हैं। तो आ जाएंगे हम मैग्नेटिज्म के ऊपर, और मैग्नेटिज्म में एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसको नाम दिया गया है अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। अर्थ भी हमारी एक एज अ मैग्नेट वर्क करती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, और लास्ट में जो आपका चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा बाइफर्केशन है आपकी फर्स्ट पार्ट का। चलिए तो ये बना लीजिए फटाफट, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन अ चार्ज, है ना। जब चार्ज के बारे में डिस्कस करना है पूरा, तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें हम सिर्फ चार्ज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए डिस्कशन ऑन चार्ज। तो चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल का, बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। आप सबको पता है किसी भी पार्टिकल है, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप सबको पता है कि ये जो है चार्ज फंडामेंटल यूनिट है किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, चार्ज आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है।
और सबसे छोटा चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले चार्ज इज फंडामेंटल यूनिट। और आप सबको चार्ज के टाइप पता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पता है आपको कि जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है रिपल्सन फोर्स। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्जेस आए, है ना, ये इसको कहते हैं हम लाइक चार्जेस, यानी कि सेम चार्जेस। और इसको हम नाम दे देते हैं अनलाइक चार्जेस, मतलब अलग अलग डिफरेंट चार्जेस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है आपका एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जब दोनों चार्जेस अलग अलग हो तो ये जो चार्ज की बीच में लगने वाली जो फोर्स है, एट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कूलम नामने साइंटिस्ट ने इसके बारे में पूरा लॉ दिया है, जिसको कूलम्स लॉ कहा जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो चार्ज बात हो रही है तो उसका यूनिट भी कुछ ना कुछ होगा। यस, तो चार्ज का जो यूनिट है स्टूडेंट, वो ऐसे क्यू लिखा जाता है। सिंपल चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। और उसका जो यूनिट है उसको कहा जाता है कूलम। कूलम साइंटिस्ट था तो उसके नाम से यूनिट है वो क्या लिखेंगे हम, कैपिटल सी। ठीक है, तो क्यू जो है आपका चार्ज को डिनोट करने का तरीका, और उसका जो यूनिट है कूलम, है ना, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, ऐसी सब बातें आएगी। तो ये है नॉर्मल कूलम उसका यूनिट। अब बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। देखो ध्यान से स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वही आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब तक खोजा गया है। तो वहां पर लिखा जाएगा ई, और जिसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर माइनस लिखूँ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर, और अगर प्लस लिख लूँ तो ये प्रोटॉन के ऊपर हुआ चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव लिखा मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेम चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, इसको लिखा जाता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसके भी नीचे चार्जेस ढूंढे गए हैं, क्वार्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना, उसको क्वार्क कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क के बने हुए हैं, तो उसका भी कॉम्बिनेशन हम आगे देखेंगे। तो सिंपल सा बाइफर्केशन, सिंपल सी बात कर ली हमने चार्ज के बारे में। अब जो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो तो हमने अभी देख लिया डायरेक्ट, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए कहाँ से, कैसे उसको नाम दिया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, किस साइंटिस्ट ने ये काम किया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये बना लीजिए पूरा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव जो नाम रखा गया है वो कैसे रखा गया है। चलिए स्टूडेंट, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है अलग अलग, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि एक ग्लास रॉड लिया गया था वहां पर। देखो ये हुआ आपका एक ग्लास रॉड, और मानिए कि ये आपके पास कोई ग्लास रॉड है ऐसे, और इसको मैंने क्या किया कि वूल का कपड़ा लिया, क्लॉथ लिया, और उससे मैंने इसको ऐसे रब कर लिया। ठीक है, उसके बाद अनदर एक ग्लास रॉड लिया, वैसे का वैसा सेम दूसरा ग्लास रॉड, उसको मैंने क्या किया, रब किया, और उसको मैंने यहाँ रखा दूसरे ग्लास रॉड को। अब दोनों को जैसे ही पास में लाए तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगा। कंक्लूजन बाद में निकालेंगे, सबसे पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगने वाला है ना। तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगा। ये जो लिया था वो लिया था आपने ग्लास रॉड, नाम देते जाइए, यहाँ पर दिया था आपने ग्लास रॉड। वैसे के वैसे साइंटिस्ट ने क्या किया कि प्लास्टिक रॉड लिया, अनदर प्रैक्टिकल उन्होंने किया कि प्लास्टिक रॉड लिया, देखिए ध्यान से, एक दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया, उसको एक कपड़ा लिया वूल का, ऐसे घिसा, है ना, तो उसको फ्रिक्शन से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बाद में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा डिटेल में होता है क्या है ना। तो उन्होंने क्या रब किया पूरा, है ना, एक वूल के कपड़े से, और प्लास्टिक रॉड को ऐसे रख दिया। वैसे के वैसे दूसरा एक प्लास्टिक रॉड लिया, उसको भी रब किया, और उसको यहाँ रख दिया। अब दोनों को जैसे पास में लाए तो फिर से इन दोनों के बीच में
रिपल्सन हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगा एक। चलिए, अब तीसरा जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि एक ग्लास रॉड जिसको उन्होंने वूल के कपड़े के साथ रब किया था, वैसे के वैसे एक दूसरा प्लास्टिक रॉड, इन दोनों को पास में लाए तो क्या उन्होंने देखा, देखो ध्यान से, उन्होंने लिया एक ग्लास रॉड और उसके बाद एक लिया प्लास्टिक रॉड। अब इन दोनों के बीच में कुछ अलग हुआ। इन अब तक तो क्या लग रहा था, रिपल्सन, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई, यहाँ पर हुआ अट्रैक्शन। अब थोड़ा सा कंक्लूजन हम निकालते हैं, है ना, सोचो ध्यान से, थोड़ा सा हम दिमाग लगा देते हैं, इसमें हुआ क्या होगा। सोचो ध्यान से कि ग्लास रॉड था, अनदर भी ग्लास रॉड था, दोनों ग्लास रॉड के ऊपर सेम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज जनरेट हुई होगी कि दोनों सेम होगी, दोनों के ऊपर, दोनों का मटेरियल सेम, ग्लास रॉड, दोनों का मटेरियल सेम, दोनों के ऊपर सेम प्रोसेस, मतलब इन दोनों के ऊपर ऐसा कुछ चीज जनरेट हुआ है कि वो भी दोनों सेम होगी। यस। सेकंड केस, फिर से दोनों प्लास्टिक रॉड। अब प्लास्टिक रॉड लेने से क्या हुआ, दोनों प्लास्टिक रॉड लिए तो दोनों को वूल के कपड़े के साथ हमने घिसा, दोनों के साथ रब किया, तब मुझे पता चला कि दोनों के ऊपर प्रोसेस सेम है, दोनों प्लास्टिक रॉड है, तो मतलब दोनों के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा चीज जनरेट हुई होगी, है ना। उसके बाद उसको नाम दिया गया चार्जेस। तो कुछ भी ऐसा हो रहा है कि दोनों पर सेम हो रहा है। लेकिन तीसरे में कहानी चेंज हो गई। तीसरे में क्या हो रहा है कि हमने एक लिया था ग्लास रॉड, एक लिया था प्लास्टिक रॉड। अब दोनों को वूल के कपड़े के साथ रब किया, लेकिन दोनों का मटेरियल अलग है, तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन हुआ तो मतलब दोनों के बीच में कुछ जो जनरेट हुआ है वो कुछ अलग हुआ होगा, है ना। तो साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा, तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज जनरेट हुई है वो सेम है, इन दोनों के बीच में अलग है, सॉरी, इन दोनों के बीच में भी सेम है और इन दोनों के बीच में कुछ अलग है। तो साइंटिस्ट ने किया कि चलो कुछ नाम दे देते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए बड़े से, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, इसको नाम दे दिया। तो ग्लास रॉड पे जो रखा था, मतलब जो भी चीज जनरेट हुई, उसको उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद प्लास्टिक रॉड के ऊपर नाम देना था, तो उन्होंने वहां पर नाम दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव। ग्लास रॉड पे अभी देखा हमने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है आपका नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान से, सेम चार्जेस रिपल्सन, सेम चार्जेस रिपल्सन, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन। तो एक्चुअल में क्या था कि वहां पर जैसे उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव दे देते, नेगेटिव को पॉजिटिव दे देते, तो अब हम क्या करते कि अब वो पढ़ रहे होते, ठीक है। तो उन्होंने ग्लास रॉड पे पॉजिटिव माना, प्लास्टिक रॉड पे उन्होंने नेगेटिव माना, है ना। अगर उल्टा उन्होंने नाम दिया होता तो हम उल्टा पढ़ रहे होते, है ना। तो ये तो सिर्फ नाम दिया गया है, तो जब से वो चला आ रहा है, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल करंट के बारे में आपको पता है, एक्चुअल में कन्वेंशनल करंट जो है वो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो करंट फ्लो होने का रीजन है, बाद में पता चला था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है ना। तो एक्चुअल डायरेक्शन जो करंट है उल्टी है, लेकिन अभी भी हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही सर्किट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो थर्ड चैप्टर में वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ये सारी चीजें। क्लियर है। तो नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन, नॉर्मल सा है ना, कभी एमसीक्यू पूछा नहीं गया, लेकिन नॉर्मल आपको याद होना चाहिए ये बात। चलिए, तो बना लीजिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, और आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि ये जो चार्ज बन रहा है वो चार्ज को डिटेक्ट भी तो करना है। तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला है जो आपकी फिजिक्स लैब में मिल जाएगा, जिसको नाम दिया गया है गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअल में है इलेक्ट्रोस्कोप नाम, लेकिन गोल्ड लीव से बना हुआ है तो उसको गोल्ड लीव्स कहा जाता है। नॉर्मल आपको दूसरा भी इलेक्ट्रोस्कोप बनाना सिखा दूंगा कि गोल्ड लीव्स एक्चुअल में क्या होता है कि वो पूरा बनाना सेटअप अलग बात है, ठीक है। वो आपको लैब में मिल जाएगा, लेकिन आपको घर में ट्राई करना है तो कौन से इलेक्ट्रोस्कोप बनाए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखना ध्यान से कि गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। तो इलेक्ट्रोस्कोप एमसीक्यू में पूछा गया, याद रखना कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स द चार्ज, डिटेक्ट्स द चार्ज। मैंने यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं बोला, कितने अमाउंट में हो रही है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि कितना चार्ज जनरेट हो रहा है ना। याद रखना ये पूरा वर्ड प्रॉपर, ओनली टू डिटेक्ट द चार्ज, इसीलिए ये इलेक्ट्रोस्कोप आपका यूज होता है। अब कैसा बनेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर,
मतलब फिगर खराब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप समझ जाना थोड़ा। चलिए थोड़ा सुधार देते हैं इसको, प्रैक्टिस किया जाता है इसमें। ठीक, अब लग रहा है ठीक है। तो आप क्यूब इसको एज्यूम करना, सीधा क्यूब है नॉर्मल। ये एक्चुअल में क्या है कि आपका क्यूब शेप है जिसमें खाली जगह है बीच में। ये जो है बाहर का पार्ट वो है आपका ग्लास विंडो। देखना ध्यान से, ये जो पार्ट है ये है आपका ग्लास विंडो। ग्लास विंडो निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें डिटेक्शन जो हो रहा है वो देखना पड़ेगा, है ना। पूरा डब्बा बंद कर देंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने एक ग्लास विंडो रखा हुआ है। ऊपर से यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, एक पूरा रबर का एक सेटअप बनाया पूरा गोल, जिसमें से उन्होंने एक आयरन रॉड को पास किया इनमें से, बीच में से, यहाँ से ये। ठीक है, आयरन रॉड को उन्होंने पास किया और वैसे यहाँ पर उन्होंने एक आयरन का नॉब लगा दिया। ये जो है आपका आयरन रॉड, और ये जो मटेरियल है आपका रबर का है। पूरा रबर का रखने का रीजन क्या है एक्चुअल में, कि अगर मान लो कि ये जो मेटल होता पूरा ना, तो मेटल होगा तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है आपका मेटल में ट्रांसफर होना लगेगा, है ना। अब चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है वो समझ लो, है ना। तो आपको इसका मतलब पूरा एपार्टस समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है और मैंने यहाँ पर चार्ज रखा, तो वो चार्ज यहाँ से दौड़ के यहाँ जाएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। इसका रीजन क्या है कि आगे जाओगे तो एयर मिलेगी। एक्चुअल में एयर जो है वो मीडियम नहीं है चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आकर वो रुक जाएगा। अब जैसे ही अगर मान लो कि मैं दूसरा कंडक्टिंग वायर उसको आगे ऐसे लगा दूँ, तो ये चार्ज यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक उसको कंडक्टिंग मटीरियल, है ना, कोई भी मीडियम प्रोवाइड होता है तो चार्ज ऑलवेज फ्लो कर जाएगा। लेकिन इसलिए क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ और ये अगर मान लो आपने रबर का नहीं रखा, तो आपका जो चार्ज है वो यहाँ पर फैल जाएगा थोड़ा, ठीक है। और रबर जो है वो मीडियम नहीं है चार्ज को फ्लो होने के लिए। यहाँ पर पूरा सेटअप जो है उसको वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम करने का रीज़न क्या है अंदर, कि अगर मान लो कि एयर होगी तो एयर के पार्टिकल जो है वो चार्ज को डिफ्लेक्ट ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो मतलब ये पूरा हिलता रहेगा, अंदर आपका जो भी आप गोल्ड लीव सेट करने हैं उसको। अब नीचे के पार्ट में यहाँ पर देखना, उन्होंने लगाया गोल्ड लीव्स ऐसे, ये है गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स लगाने की वजह से इसको नाम दिया गया है गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। हर बार गोल्ड लीव्स जरूरी नहीं कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल के आप मान लो कि उसका सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। नॉर्मल से आपका जो पेज होता है उससे भी ये बन सकता है ना। नॉर्मल से आप जो नोटबुक का पेज यूज कर रहे हैं उससे भी ये काम हो सकता है। अब इसको समझते हैं होता क्या है, कि जैसे हमने कि ग्लास रॉड को जो पॉजिटिवली चार्ज किया था बॉडी को, ध्यान से सुनना, ग्लास रॉड को हमने जो पॉजिटिवली चार्ज किया था फ्रिक्शन की मेथड से रब करके, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया था। अब मैं क्या करता हूँ कि वो पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से इसके ऊपर टच करवा लेता हूँ। ये है आपका आयरन रॉड। जैसे मैंने कहा कि जो सारे चार्ज है उसको आगे जाने के लिए मीडियम मिल गया, तो ये यहाँ से चार्ज आपका ट्रांसफर होके यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कैसा सेटअप है देखो ध्यान से, ये ऐसे दोनों लीव्स और ये आपका ये रहा आपका मेटल का रॉड, ये ऐसे। अब जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा तो क्या दोनों में सेम फैल जाएगा, है ना, सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने वाले हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो ज़्यादा जितना रिपल्सन लगेगा उतने ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट होने लगेंगे, उतना एंगल ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना। तो अभी चार्ज को सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चार्ज को आप सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा। तो आप उसको ख्याल ले सकते हैं, नॉर्मल से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे। समझ में आ गया, पूरा सेटअप कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चार्ज ट्रांसफर होगा, दोनों चार्ज सेम आएंगे, तो सेम आने की वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर रिपल्शन दिखाएगा। ये हो गया आपका फिजिक्स की लैब में मिलने वाला इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको घर पे ये ट्राई करना है तो कैसे किया जाए, तो नॉर्मली आपके घर पे एक बॉटल रहेगी,
है ना। तो यहाँ पर आपके कॉर्क ऐसे बॉटल ये नॉर्मल सा सेटअप कर देते हैं। तो आप ये घर पे भी बना सकते हैं। आपको लेना है ये कॉर्क के ऊपर आपको छेद करके यहाँ से एक आयरन रॉड को सीधा डाल देना है अंदर, ये, और उसके नीचे आपको लगा देना है पीस ऑफ पेपर। जैसे मैंने आपको कहा हर बार आपको गोल्ड लीव्स की जरूरत नहीं है, आप पीस ऑफ पेपर से भी ये काम कर सकते हैं। आपको लगा देना है यहाँ पर एक नॉब, वैसे का वैसा सेटअप। ये हो गया आपका सिंपल, देखो यहाँ पर कॉर्क, यहाँ पर आपका रबर का पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो कॉर्क के रबर का पोर्शन होगा तो आपका चार्ज जो है बाजू में ट्रांसफर नहीं हो जाएगा नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा सेटअप। आपको वही करना है, पॉजिटिवली चार्ज लेकर आइए और यहाँ पर टच करवा दीजिए तो आपका चार्ज सीधा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो मतलब इस पेज पे ऊपर आपको दोनों मतलब सेम चार्जेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसका डिफ्लेक्शन ऐसे होने लगेगा, ठीक है। तो आप जस्ट चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए एमसीक्यू में पूछा गया था कि चार्ज को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो जस्ट आपका आंसर था वो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। याद रखना ये एमसीक्यू एक बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। ये हो गया। अब और एक स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं बनाना है तो उससे भी आसान काम, देखो ध्यान से। सिंपल सा एक नोटबुक का ऐसे आपको लेना है पेज, नॉर्मल सा आपको ये पेज लेना है जिसको आपको आयरन प्रेस कर देना है उसके ऊपर गर्म करके, ठीक है। तो जैसे ही आयरन प्रेस करेंगे उसके बाद आपको उसको फोल्ड कर देना है ऐसे, नॉर्मल सा हमने क्या किया कि आपके पास ये मान लो पेज था, उसको आयरन से प्रेस कर दिया और उसको फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब फोल्ड करने पर आपको पता है कि दोनों के ऊपर मतलब ये पूरे पेपर के ऊपर सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस होंगे तो जैसे आप इसको पास दे जाएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा और ऐसे होगा, है ना। तो मतलब उसका डिफ्लेक्शन ऐसे बताएगा, है ना। ऐसे एंगल बनाता जाएगा, जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा। नॉर्मल आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। चलिए बना लीजिए फटाफट। और ये कोई थियरी नहीं एग्जाम के रिलेटेड है ना, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है थियरी। और उसके बाद हम चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया तो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बना लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट, तो हो गया होगा आपका आगे का काम। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। तो हेडिंग लगा देते हैं सबसे पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। इसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 3 प्रॉपर्टी दी गई है। तो सबसे पहली वहां पर जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी एडिटिविटी। ये कहना क्या चाहता है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज का मतलब ऐसा होता है कि दो चार्ज का आप एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 कूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 + 2 आपका टोटल जो हो जाएगा वो लिखा जाएगा ऐसे 5 कूलम। अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है तो भी आप ऐसे मान सकते हैं, अगर आपके पास 3 कूलम है दूसरा आपके पास -2 कूलम है तो इन दोनों को जोड़ दो ऐसे, है ना। तो कहते तो सब्सट्रैक्शन है लेकिन है तो वन टाइप ऑफ एडिशन। तो ये जो होगा वैल्यू आपका फिर से 3 में से 2 गए तो आपका 1 कूलम आंसर आएगा। तो ये होता है सिंपल सा टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर जनरल फॉर्मूला बनाना है इसका तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऐसे अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है तो Q1 + Q2 + Q3, है ना। आप सबको ऐसे करके n नंबर में आप इसको जोड़ सकते हैं Qn तक, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये हो गया आपका एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। अब सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट इससे कुछ आपको याद आ रहा होगा कि कंजर्वेशन आपने कहीं तो पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में फिर से आया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये क्या था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका यह था कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी। कंजर्व होने का मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। सभी जो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी,
तो उसमें होता क्या है कि आप एनर्जी को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी के फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वैसे का वैसा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यहाँ पर स्टूडेंट, उसको ऐसे लिखा जाता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये नया वर्ड है आपके, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो आइसोलेट की हुई है पूरी सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका जो चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व होगा, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जितनी इनिशियल कंडीशन में थे उतनी फाइनल कंडीशन में रहेगी। कोई भी प्रोसेस हो जाए, है ना, याद रखना, कोई भी प्रोसेस हो जाए, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। चलिए देखते हैं उसका एक एग्जांपल, तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देते हैं ऊपर से इसको। चलिए देखा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि ये कोई आपके पास फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें आपके पास 3 चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर ए बी सी ऐसी कोई है, ए बी सी। ए के ऊपर आपका 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर आपका -3 कूलम चार्ज है, और इसके ऊपर आपका 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो चेंज हो जाती है सडनली, है ना। तो होगा क्या इसमें कि कुछ प्रोसेस के बाद इसमें ऐसा होता है ए बी सी के ऊपर चार्ज की वैल्यू है वो चेंज होती है। तो मान लो कि मैं आपको पूछूं ए बी और सी, ये रहा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ए के ऊपर आपकी जो वैल्यू थी वो आ रही है आपकी 5 कूलम, बी के ऊपर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -3 कूलम। तो आपको पूछा गया है कि सी के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसी को आपको अप्लाई करना है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो देखो पहले तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व हो जाएगी। तो कैसे होगी यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट निकाल लीजिए। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका, कैसे किया जाएगा, 2 कूलम प्लस 1 कूलम -3 कूलम, आंसर आया 0। 3 में से 3 गए 0, तो मतलब इसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितनी है आपकी 0। क्या यहाँ भी कुछ भी प्रोसेस हो जाए क्या कंजर्व होना चाहिए चार्ज, यस। तो कंजर्व मतलब ये इसका कुछ भी अंदर चेंज हो लेकिन टोटल तो चार्ज कितना रहना चाहिए, 0। तो चलिए इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। इसमें कितना है आपके पास 5 कूलम, ये -3 और इसको मैं मान लेता हूँ x, तो लिखा जाएगा 5 - 3 + x, टोटल होना चाहिए 0, ठीक है। तीनों का समीशन क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी क्या थी आपकी 0 थी, तो यहाँ पर भी 0 होगा। चलिए 5 में से 3 गया तो 2 उधर जाएगा तो -2, तो x = आंसर आएगा -2 कूलम। देखिए तो यहाँ पर आपका जो चार्ज आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -2 कूलम। देखो 0 हो गया, 5 में से 5 गए 0, तो फाइनल कंडीशन में भी आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना रहेगा, 0 का 0, है ना, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो ये हो गई आपकी सिंपल सी 2 प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड प्रॉपर्टी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो लास्ट आपकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं एनसीईआरटी की, जो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है, क्वांटाइजेशन वर्ड जो है एक्चुअल में क्वांटा से आया है, और क्वांटा का मतलब होता है स्टूडेंट पैकेट्स। क्वांटा का मतलब होता है स्टूडेंट पैकेट्स। पैकेट्स मतलब क्या, अगर मान लो कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, नॉर्मल सा समझना, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, चलिए तो न्यूट्रल कंडक्टर के बारे में पहले सोच लेते हैं, किसको न्यूट्रल कंडक्टर कहा जाएगा। तो न्यूट्रल कंडक्टर वैसा होता है कि जिसमें आपकी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होती है, समीशन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, एक्चुअल में उसमें चार्ज है, लेकिन जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। मतलब दोनों का जब भी आप समीशन करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, वहां पर स्टूडेंट 0 हो जाएगी। तो जब भी आपको बताया जाए कि न्यूट्रल कंडक्टर है आपके पास, तो न्यूट्रल कंडक्टर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होती है, टोटल अमाउंट 0 होती है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर चार्ज कोई भी नहीं है, ठीक है, प्लस है उतने ही माइनस है।
अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये पूरी स्फीयर क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी? यस। तो इसके ऊपर जो एक्सेसिव चार्ज आ जाएगा वो +2 आ जाएगा। क्लियर है? ये जो पैकेट्स मतलब क्या किया कि मैंने जो अमाउंट निकाला वो 2e निकाला, 3e निकाला, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मैंने 2.3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, -2.3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिए, या फिर 5.2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए, है ना? तो ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये होता है मतलब पैकेट्स, पूरा पैकेट की बात कर रहे हैं ना, कोई आधा पैकेट की बात नहीं हो रही है। इसके लिए मतलब उसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पर? तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू ±NE। इस फॉर्मूला से पूरा आपका क्वांटाइजेशन सॉल्व होता है। Q इज इक्वल टू ±NE वेयर N इज अ इंटीजर नंबर and E is a charge on इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? अगर प्रोटॉन के ऊपर है तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? प्लस और माइनस। जो n है वो कौन सा नंबर है? आपका इंटीजर नंबर है, पैकेट्स वाला नंबर है। पूरा पैकेट, आधे पैकेट की बात नहीं करेंगे, -2.3 या फिर +5.2e, ऐसी कुछ हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर के बारे में हमने देख लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें 0 होती है ना। अगर किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि वहाँ जो आपकी जो बॉडी थी वो न्यूट्रल कंडक्टर अब कैसी हो गई है? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर मान लो कि मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन निकाल देता तो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते, मतलब नेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती। तो नेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पूरी बॉडी थी न्यूट्रल कंडक्टर आपकी, वो अभी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, तो आसान सा टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है। Q इज इक्वल टू ±NE। अब एक चीज और समझनी है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे भी छोटा चार्ज, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज जिसको कहा जाता है क्वार्क्स, उसका अभी तक सिग्निफिकेंस मिला नहीं है। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने देखा कि क्वार्क्स अवेलेबल तो है लेकिन उसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस नहीं मिला है ना। एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें प्रॉपर उसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो क्वार्क्स मिले हैं हमें, तो क्वार्क्स का प्रॉपर सिग्निफिकेंस वहां पर हमें नहीं मिल रहा है ना। तो क्वार्क्स के बारे में देखते हैं। इसका एक एमसीक्यू पूछा गया है। क्वार्क के 2 टाइप होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो चलिए वो देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है क्वार्क, और क्वार्क के 2 टाइप स्टूडेंट, एक होता है आपका अप क्वार्क और दूसरा होता है आपका डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की जो वैल्यू है वो है आपकी +2/3 जितनी, +2/3, और डाउन क्वार्क -1/3। ठीक है, एक्चुअल में अभी तक जो क्वांटाइजेशन हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू ±NE, वो हमें बेसिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला ही मिला हुआ है। अगर ये क्वार्क्स का सिग्निफिकेंस अगर प्रूफ हो जाता है तो आपका जो क्वांटाइजेशन है फ्यूचर में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, अब होता क्या है यहाँ पर स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन जो है और आपका जो प्रोटॉन है वो एक्चुअल में अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे है देखते हैं। अगर मान लो कि मैं आपको कहूँ कि कॉम्बिनेशन लिया जाता है UUD और दूसरा एक कॉम्बिनेशन UDD, इसके बारे में सोचते हैं। यूयूडी का मतलब होता है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। इसका मतलब होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। चलिए तीनों का समीशन करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन देखेंगे प्रोटॉन बन रहा है या फिर न्यूट्रॉन बन रहा है। चलिए, अप क्वार्क मतलब +2/3, फिर से अप क्वार्क मतलब +2/3, और डाउन मतलब -1/3। चलिए समीशन कर लीजिए। 3 एलसीएम, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/3 1 हो जाएगा, तो +E। यस, +E का मतलब स्टूडेंट होता है आपका कि UUD वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है। तो जो UUD कॉम्बिनेशन से आपका प्रोटॉन क्रिएट होता है। अभी तक इसका सिग्निफिकेंस जो है उसका प्रूफ नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो आपका क्वांटाइजेशन चेंज हो जाएगा पूरा। अब आ जाता है UDD के ऊपर। चलिए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क,
चेक कर लेते हैं, +2/3 -1/3 -1/3, देखिए टोटल लगा दीजिए 3, एलसीएम 2 में से 2 गए 0, तो ये हो गया 0। तो 0 किसके ऊपर चार्ज है, हम सबको पता है ये जो है आपका न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन आपका UDT, MCQ के लिए याद रखना है। कोई भी ऐसा नहीं बनाएगा डी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका आंसर आएगा -E, है ना। तो कोई ऐसा बनाने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन जो है उससे मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो क्वार्क से बना हुआ नहीं है ना। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही अभी तक हमने खोजा हुआ है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी भी हमें सिग्निफिकेंस नहीं मिला है कि वो क्वार्क से कौन से क्वार्क से बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे चार्जिंग प्रोसेस। तो चलिए फटाफट बना लीजिए और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे चार्जिंग प्रोसेस की तरफ। चलिए स्टूडेंट आ जाते हैं। तो चार्जिंग के एक्चुअल में 3 प्रोसेस है। किसी भी बॉडी को आपको चार्ज करना है तो सबसे पहला जो उसमें प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जब मैंने आपको ग्लास और प्लास्टिक रोड वाला जो एग्जांपल करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लास रोड हो या फिर प्लास्टिक रोड हो, दोनों को हमने एक वूल के कपड़े के साथ उसको रब किया था ना। रब करने की वजह से उससे चार्ज ट्रांसफर हो गए थे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे हुए, अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज वहाँ से निकल के बाहर गए होंगे, तभी उसके पास एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो वो पूरी बॉडी आपकी कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्जिंग प्रोसेस, इसमें से सबसे पहली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो ऑलरेडी हमने देख ली है। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी होती है आपकी चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 11th स्टैंडर्ड में जब आप हीट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एनर्जी ट्रांसफर के 3 मोड देखे थे। कौन कौन से थे आपके, कंडक्शन, इंडक्शन और जो तीसरा था आपका रेडिएशन, है ना। वहां पर आपने देखा होगा। तो कंडक्शन का सीधा मतलब होता है स्टूडेंट कि टच करवाना, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए, सीधे शब्दों में अगर आपको याद रखना है तो टच करवाना पड़ेगा किसी भी बॉडी को, एक बॉडी में से चार्ज को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाने के लिए। अब देखना ध्यान से, जो हमने कंडक्शन एनर्जी वाला पढ़ा था, है ना, हीट एनर्जी, उसमें क्या था कि आपने एक रॉड लिया था आयरन का, यहाँ से गर्म किया, हीट दिया, तो धीरे धीरे आपका हीट यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, है ना। तो ये जो बीच में एक्चुअल में मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसको, है ना। तो यहाँ पर भी चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए एक बॉडी में से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, दूसरी बॉडी में जाने के लिए, तो वहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड है। मतलब मीडियम रिक्वायर्ड मतलब आपको टच करवाना पड़ेगा 2 बॉडी को, तभी वो आपका कंडक्शन मेथड से चार्ज हो पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर नॉर्मल सा तरीका है कि सबसे पहले मैं आइडेंटिकल स्पीयर के वाला समझा दूंगा आपको कि आइडेंटिकल स्पीयर में क्या होता है। तो मैं लेता हूँ एक आइडेंटिकल नॉर्मल सा एक स्पीयर और सेम आइडेंटिकल दूसरा स्पीयर। आइडेंटिकल स्पीयर का ऐसा मतलब होता है, देखना ध्यान से, अभी भी बता देता हूँ आपको। आइडेंटिकल स्पीयर या फिर बॉडी आपको जो भी दी है, इसका मतलब होता है रेडियस से। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है बाय मेथड ऑफ कंडक्शन, वो एक्चुअल में रेडियस के रेशियो पर ऊपर डिपेंड होता है ना। तो मैं आपको जब बताऊंगा पोटेंशियल के बारे में तब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो पोटेंशियल में इसका डेरिवेशन दिया गया है, पोटेंशियल सेम होता है तब तो आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर मान लो कि मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर अभी चार्ज है Q और ये जो कंडक्टर है आपका न्यूट्रल कंडक्टर है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको किसी वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को। अब देखना होता क्या है इसमें कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में आपका चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन कितना होगा, है ना। फिर से बता रहा हूँ, आइडेंटिकल स्पीयर्स है या फिर आइडेंटिकल बॉडी है, इसका मतलब होता है रेडियस से। अब होता क्या है यहाँ पर, नॉर्मल सा तरीका है, आइडेंटिकल है तो आपको क्या करना है, टोटल समीशन करना है। इसका न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब चार्ज टोटल अमाउंट 0, तो दोनों का समीशन कर दीजिए। इसके ऊपर कितना है Q, इसके ऊपर है 0, डिवाइड बाई कर दीजिए 2, आपका आंसर आया Q/2। तो दोनों बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज आएगा Q/2 और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा Q/2। तो सेम चार्जेस आपके चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से हो गए। किस प्रोसेस में हो रहे हैं, तो आपका जो स्पीयर है या फिर बॉडी जो है वो आपने आइडेंटिकल ली है तभी होता है। तीसरी जो मेथड है स्टूडेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो इंडक्शन का मतलब होता है नॉन टच मेथड। चलिए वो देखते हैं यहाँ पर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, या फिर पॉज करके लिख लीजिए स्क्रीन को।
ये कंडक्शन वाली जो मेथड है मैं आपको आगे भी समझाऊंगा जब मैं आपको कूलम्ब लॉ समझाऊंगा। कूलम्ब लॉ में क्या है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर नहीं है तो भी चार्ज का डिवाइड कैसे करना है तो मैं आपको वहाँ समझाऊंगा, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, पोटेंशियल के बारे में थोड़ा नॉलेज वहाँ पर चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमेशा ट्रांसफर होता है। और कब तक ट्रांसफर होता है, तो जब तक दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक, है ना। ये आगे की बात है, जब कूलम्ब फोर्स समझाऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये तो नॉर्मल सा तरीका बता दिया, लेकिन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे फिर से। थर्ड प्रोसेस, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका सीधे शब्दों में कहा जाए तो नॉन टच मेथड। टच नहीं करवाना दो बॉडी को, विदाउट टचिंग में यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर करके दिखा दूंगा आपको कैसे होता है। बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जांपल एक दिया गया है, उसी को सॉल्व करते हैं और इसे समझ लेते हैं ये है क्या। मैंने लिया सबसे पहली प्रोसेस, मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है पूरी प्रोसेस को। सबसे पहली प्रोसेस मैंने लिया एक न्यूट्रल कंडक्टर, ये न्यूट्रल स्फीयर ले लिया, जिसको मैंने आइसोलेटेड बेस से उसको आइसोलेट किया हो। ये जो नीचे का पूरा पार्ट है वो आइसोलेट है। आइसोलेट होना मतलब क्या किया मैंने कि इंसुलेटर लगा दिया नीचे। अब इसका रीजन क्या है कि अगर मैं सीधा इसको अर्थ के साथ जोड़ देता तो एक्सेसिव जो चार्ज है वो ग्राउंडिंग हो जाते हैं ना। आपने घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग जो देखा होगा उसमें क्या होता है कि एक अर्थिंग लगाया जाता है। अर्थिंग का यूज क्या है कि जो आपके एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सारे ग्राउंड हो जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे ग्राउंड में। तो ये जो बेस है आपका, है ना, वो इंसुलेटर से बना हुआ है, तो मतलब अर्थ को इंसुलेट कर देगा किससे, बॉडी से पूरी, है ना। तो मतलब दोनों के बीच में कोई भी चार्ज ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले ये है आपका न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब सीधा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज, और उसका टोटल समीशन होता है 0। सेकंड प्रोसेस, फिर से वैसे का वैसा वही स्फीयर आइसोलेट किया गया है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक ग्लास रॉड लिया था मैंने, याद करो ग्लास रॉड लेने के बाद मैंने क्या उसको रब किया था, और रब करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आए थे वो कौन से आए थे, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैं वही ग्लास रॉड को यहाँ लेकर आता हूँ जो ऑलरेडी रब किया हुआ है और मुझे पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए थे। अब होता क्या है कि न्यूट्रल कंडक्टर में कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होना, जमा होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर अनलाइक चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव जो चार्जेस है वो आपकी ऑपोजिट साइड में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे पूरे, है ना। तो देखो दोनों चार्ज क्या हो गए, अलग हो गए। थर्ड प्रोसेस, तीसरे में क्या करते हैं कि इसी न्यूट्रल कंडक्टर को, अभी भी ये न्यूट्रल बॉडी है, जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव है उतनी ही अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव है, इसी बॉडी को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्राउंडिंग। ये जो सिंबल है आपका ग्राउंडिंग का, मतलब अर्थ के साथ एक वायर लगा देता हूँ सीधा। अभी भी ये जो आपका ग्लास रॉड था पॉजिटिवली चार्ज है ना, उसको मैंने यहाँ से हटाया नहीं है। अब देखना ध्यान से, कहीं टच भी नहीं करवाया, देखो दूर है ना, किसी भी बॉडी को मैंने टच नहीं करवाया। अभी देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तो यहाँ है ही, लेकिन आपको पता है कि होता क्या है, एक चीज आप समझो कि चार्ज का ट्रांसफर मतलब कैसे होगा। अगर मान लो कि ये जो आपका कंडक्टर है, मैंने यहाँ पर चार्ज किया, तो ये चार्ज सीधा चल के यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। अब आगे नहीं जाएगा, उसका रीजन क्या है कि आगे उसके पास एयर है। एयर जो है वो चार्ज को फ्लो होने के लिए मीडियम नहीं है। अगर मान लो कि उसके आगे मैं एक और कंडक्टर लगा दूं तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ऐसी चीज होती रहेगी, जब तक आप कंडक्टिंग मटेरियल उसको मीडियम मिलता रहेगा तब तक आपका चार्ज जो है वो चलता रहेगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि जितने पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस थे उसको एक मीडियम मिल गया जाने के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया कि वो हो गए ग्राउंडिंग, ग्राउंड के अंदर चले गए सीधे। और नेगेटिव चार्ज नहीं गए, इसका रीजन क्या था कि उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था पॉजिटिव और नेगेटिव, उनने उन्हें झगड़ के रखा हुआ है दोनों को। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट हुए हुए, तो ये इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में तो रिपल्सन लग रहा है,
तो वो तो कहेगा तुम जाओ, तो सीधा वो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। अब आते हैं फोर्स प्रोसेस के ऊपर। अभी भी मैं जो ग्लास रॉड है उसको हटाने वाला नहीं हूँ। अब किसको रिमूव करूंगा, मैं ग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। फोर्स प्रोसेस में देखिए, पॉजिटिवली चार्ज आपका ग्लास रॉड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपका जो अर्थिंग था उसको मैंने रिमूव कर दिया, और नेगेटिव चार्ज जो आपका अट्रैक्ट हुआ था वो वैसे का वैसा यहाँ पर है अभी भी। सिर्फ क्या किया मैंने, थर्ड प्रोसेस से फोर्थ में जाकर वो अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अभी भी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यही लेफ्ट साइड पर एक्यूमुलेट है। उसका रीजन क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या है, अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब लास्ट प्रोसेस, लास्ट में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट की, आपका जो ग्लास रॉड था उसी को रिमूव कर देता हूँ बाजू में से। लास्ट तक आप देखना ध्यान से कि मैंने कहीं पर भी ग्लास रॉड को टच नहीं करवाया पूरी बॉडी के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, ये ग्लास रॉड को हटा देता हूँ। अब जैसे ग्लास रॉड को मैंने हटाया तो मैंने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज, जो जितने भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर थे वो सारे नेगेटिव चार्ज ऑल ओवर द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ऑल ओवर द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले देखो न्यूट्रल कंडक्टर था, फिफ्थ वाली प्रोसेस में देखो कि नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। क्या कहीं पर भी मैंने टच करवाया, नहीं। ग्लास रॉड देखो कहीं पर भी मैंने टच नहीं करवाया, तो इसीलिए मैंने उसको क्या नाम देता हूँ, नॉन टच मेथड। इंडक्शन का मतलब होता है नॉन टच मेथड। आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें भी कहीं पर भी हम टच नहीं करवाएंगे तो भी हमें इंड्यूस ईएमएफ और करंट मिलने वाला है ना। तो इंडक्शन का मतलब आप ऐसे ही समझो कि टच कहीं पर भी नहीं करवाना है। अगर मान लो कि आपको पूछा जाए कि जैसे मैंने यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाई, अगर आपको पूछ दूं कि यहाँ पर मुझे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाई, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ग्लास रॉड लिया उसके बदले आप क्या कर देते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक रॉड ले आते, और प्लास्टिक रॉड रब करने के बाद आपको बताया कि क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे और नेगेटिव उस साइड पे होंगे, तो सारी प्रोसेस इन्वर्स हो जाएगी, और आपकी जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी वो पूरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ उसके ऊपर आ जाएंगे। तो आपका चैप्टर वहीं से एक्चुअल में स्टार्ट होता है। ये सारा हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज पूरा हमने पहले चैप्टर में खत्म कर दिया। पहले चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज पहले लेक्चर में खत्म। उसके बाद जो मेन टॉपिक आपका कूलम्ब्स लॉ है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।